हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रितेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मिशन सिलेक्शन आरए पॉइंट में। हमारे यूट्यूब चैनल को यदि आप सभी लोग रितेश एकेडमी नाम से सर्च करते हैं तो भी हमारा चैनल आप सभी को मिल जाएगा। परंतु आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और जैसा कि मैंने बताया था आप सभी को कि हमारे कोचिंग संस्थान पर यूपी टेट और सीटेट के क्लास चालू हो चुके हैं। तो जिस क्रम में मैंने पढ़ाया आप सभी को, उसी के साथ में मैं अपने सीडीपी का तीसरा क्लास आप सभी के सामने लेकर पहुंच चुका हूं। तो आइए देखिए। और पर डे हमारा यह क्लास यूट्यूब चैनल पर 8 बजे शाम को आएगा। तो आप सभी लोग 8 बजे हमारे चैनल से जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और अपने हित मित्र व्यवहारियों का भी भला कर सकें और उनसे बताएं कि इस चैनल से जुड़ो, इस चैनल का सपोर्ट करो आप सभी लोग ज्यादा मात्रा में। तो आप सभी लोग आइए और हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। अब शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, हम अपने कंटेंट की तरफ चलते हैं। हमने कल पढ़ाया आप सभी को बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ाया। मैंने कल आप सभी को बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ाया। आज मैं उसी के साथ अगले क्रम में लेकर आया हूं क्या, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। चलिए बात करते हैं इंटेलिजेंस किसे कहते हैं, बुद्धि किसे कहते हैं। तो सर्वप्रथम बात कर, इंटेलिजेंस समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। यानी अगर कोई इंसान बुद्धिमान है तो भैया किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान वो आसानी के साथ कर सकता है। ठीक, तो समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। कौन मदद करता है? इंटेलिजेंस, बुद्धि। कैसे करता है, चलिए इस पे चर्चा करते हैं। कैसे करता है, इस पे चर्चा करते हैं। इंसान में बुद्धि पाई जाती है। कैसे बुद्धि पाई जाती है? व्यक्ति में तर्क करने की क्षमता होती है। बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करता है, थिंकिंग करता है, सोचता है। थिंकिंग करने को हिंदी में सोचना कहते हैं। इमेजिनेशन करता है, कल्पना करता है। ठीक, तो बुद्धि अगर इंसान के अंदर है तो उसी से तर्क करेगा, सोचेगा और इमेजिनेशन करेगा, तभी वो समस्याओं को क्या कर पाएगा, सुलझा पाएगा। ठीक, आगे क्या है इंटेलिजेंस में। इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल है और एक कठिन योग्यताओं का कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज है। ठीक, कैपेबिलिटीज का एक सेट है। क्या है? एक सेट है। यानी इसमें मल्टी डायमेंशनल होता है। यानी बुद्धि लोग क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल। जो बुद्धि होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है। अच्छा, एक प्रश्न हमारे से बन जाएगा, बुद्धि कैसी होती है? तो आप सभी लोग टिक लगा दो, बुद्धि कैसी होती है? मल्टी डायमेंशनल होती है। बुद्धि कैसी, अगर पूछ ले प्रश्न में इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज ये आ जाए तो इस पे लगा दो। अगर देखो नंबर एक बात, अगर मल्टी डायमेंशनल पूछेगा तो कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज नहीं दिया होगा। इस तरह से प्रश्न बनते हैं। बुद्धि कैसी होती है? तार्किक होती है, थिंकिंग की जाती है, इमेजिनेशन की जाती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब अगर आ जाए कि बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करता है, ऑप्शन में आ जाए इंटेलिजेंस। फिर और भी 2-3 प्रश्न बना के पूछ लिया जाए तो इस तरह से हमारे प्रश्नों की सीरीज बन सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, बुद्धि अस्थाई एवं परिवर्तनशील होता है। देखो बुद्धि जो होता है अस्थाई भी होता है, परिवर्तनशील भी होता है, ताकि बुद्धि घटती और बढ़ती रहती है। ठीक, बुद्धि अनुकूलन यानी अडॉप्टेशन स्थापित करने में हेल्प करती है। यानी बुद्धियां क्या होती हैं? अडॉप्टेशन यानी अनुकूलित होती हैं। क्या होती हैं? अनुकूलन में, अडॉप्टेशन करने में हेल्प करती हैं। अब यहां पे चित्र दिखाया गया है। देखो इस चित्र में इसे बताया गया है कि ये बुद्धि कितना ज्यादा इस्तेमाल करे सोचने में, है ना, चिंतन करने में। तो इस लड़की को इस तरह से दिखाया गया है ना। आगे हम आते हैं बुद्धि के प्रकार। अच्छा, अगर बुद्धि लब्धि की बात कर ले जाए इंटेलिजेंस की, तो यह थॉर्नडाइक के अनुसार आएगा। किसके अनुसार आएगा? थॉर्नडाइक के सिद्धांत में आता है। चलिए आगे बात करते हैं बुद्धि के प्रकार। तो अगर हम बात करें बुद्धि के प्रकार का, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मूर्त बुद्धि, है ना, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। मूर्त बुद्धि क्या होती है? मूर्त बुद्धि से अभिप्रेत जो चीज हमारे सामने होती है। मूर्त का मतलब प्रत्यक्ष,
जिन चीजों को देखकर हम कार्य करते हैं मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। अच्छा, मूर्त बुद्धि वह प्रक्रिया कहलाती है भैया जिसको हम देख करके उसके बारे में सोचें। जैसे मैकेनिक जो होते हैं, कारीगर होते हैं, उसे गाड़ी को देखते हैं और उसको बनाना शुरू कर देंगे कि गाड़ी में कौन सी कमी है। जैसे ये है, गाड़ी चला रहे हैं, अब ये गाड़ी चलाते समय इनको महसूस हो जाएगा कि हमारे कौन से टायर में हवा कम है, क्योंकि गाड़ी क्या करने लगेगी, बबलिंग आज चीजें करने लगेगी। तो इसे देख करके सोच करके अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके और इसे सोच लेंगे गाड़ी में कोई पेट्रोल फ्यूल आज चीज का कमी होगा तो जान जाएंगे, ताकि ये मैकेनिक साहब इंजीनियर है। ठीक, तो ऐसे अगर मैकेनिक है, कारीगर हैं, जैसे कि गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी खराब हो गई तो उसको बनाने के लिए मैकेनिक के पास लेकर जाएंगे, मैकेनिक देख करके बता देगा भैया आपकी गाड़ी में इतनी कमियां हैं, इसको सही कराना है। आगे आता है अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहलाता है या एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहलाएगा। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहलाता है। जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती है, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है, कवि, डॉक्टर, चित्रकार बुद्धि के उदाहरण हैं। यानी अमूर्त चिंतन, ये लोग क्या करते हैं, देखते नहीं वस्तुओं को बल्कि उस पे इमेजिनेशन कर लेते हैं। जैसे ये हमारे बहुत अच्छे कवि साहब हैं और ये वस्तुओं को देख करके और एक अच्छा और शायर प्रस्तुत करते हैं। तो ये कवि साहब हैं, ये अमूर्त चिंतन के अंतर्गत आएंगे, है ना। सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। सामाजिक बुद्धि की अगर हम लोग बात कर लें तो सामाजिक बुद्धि नेताओं के अंतर्गत पाई जाती है। किसके अंतर्गत पाई जाती है, नेताओं के अंदर पाई जाती है। समाज सेवी, अध्यापक, हम लोग के अंदर भी सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। बुद्धि पाई जाती है समाज सेवी वाला। नेताजी लोग है ना, तो जाएंगे किसी के यहाँ वोट मांगने के लिए, तो माता जी वोट हम ही को देना, नेता नहीं, हम आपके बेटा हैं। व्यवसायी, कपड़े की दुकान है भैया, अब उसको तुम कपड़ा खरीदने पहुंच जाओ और कपड़ा कितना भी बुरा लग रहा हो, अच्छा ना लग रहा हो आपके ऊपर, फिर भी दुकानदार बोलेगा आप तो बिल्कुल हीरो लग रहे हो भैया, सलमान खान लग रहे हो, है ना। तो व्यवसायी के अंतर्गत पाते वो लोग समझ जाते हैं कि इनको ऐसा कहेंगे तो कपड़ा खरीद लेंगे। समाज सेवी, जो समाज का सेवा करते हैं, तो वो भी यही नेताजी की तरह कहते हैं, है ना, समाज का सेवा करे, नेता नहीं आपका बेटा है। अध्यापक, अध्यापक क्या करते हैं, जब किसी ग्राम सभा में जाते हैं बच्चों को बुलाने के लिए, तो कहते हैं आप अपने बच्चे को हमारे पास भेजिए पढ़ाने के लिए, हम इसको डीएम बना देंगे, एसडीएम बना देंगे। आज चीजों को उनको समझाते हैं कि इनको बना देंगे। फिलहाल के लिए अध्यापक जो कहते हैं वो करते भी हैं। ठीक, तो अध्यापक के ऊपर कोई टिप्पणी करने भर का नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं, क्योंकि इस संसार में अध्यापक ही ऐसे चीज हैं जो इस संसार को सुधारने का तथा एक अच्छा कर्तव्य करने का कार्य करते हैं। तो अध्यापक से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। आगे आते हैं 1916 में 1916 ईस्वी में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि को संशोधित सूत्र दिया। इन्होंने संशोधन किया था कि सूत्र, अब अच्छा देखो, इन्होंने बुद्धि का सूत्र किया, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, यह बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है। चलिए बुद्धि लब्धि और उसकी स्थिति की बात कर लें हम लोग, बुद्धि लब्धि और उसकी स्थिति की बात कर लें। ठीक, बुद्धि लब्धि और उसकी स्थिति देखो। IQ अगर 25 से कम है तो बच्चे जड़ बुद्धि होते हैं। क्या होते हैं, जड़ बुद्धि। और 25 से 49% अगर बुद्धि लब्धि है तो बच्चे मूल बुद्धि पाए जाते हैं, वो कुछ करवट नहीं पाते हैं। ठीक, अगर 50 से 69 पाया जाता हो तो मूर्ख होते हैं, यानी ये मूर्ख होंगे, उनके ना सोचने समझने आज चीजों की क्षमता नहीं पाएगी। और 70 से 79 हो तो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं, 70 से 79 मंद बुद्धि। और 80 से 89 सामान्य बुद्धि से नीचे, यानी जो सामान्य बुद्धि के होते हैं उनसे नीचे, यानी खाना ना खाएंगे तो ऊपर गिरा लेंगे, लार टपकाते रहेंगे, तो सामान्य बुद्धि से नीचे पाए जाएंगे। आगे क्या था, 90 से 109 सामान्य बुद्धि वाले होते हैं, एवरेज स्टेज के होते हैं। और 110 से 119 सामान्य बुद्धि से ऊपर होते हैं। 120 से 129 ये तीव्र बुद्धि वाले, तो प्रखर बुद्धि। और उसके बाद 30 से 39 ये प्रखर बुद्धि वाले आते हैं। और 40 वाले सबसे अधिक प्रतिभाशाली, यानी गॉड गिफ्टेड कहलाते हैं। ठीक, यानी ये वैज्ञानिक साइंटिफिक आज चीज बनते हैं। और ये 130 से लेकर 39 से सिर्फ डीएम एसडीएम वाले बनते हैं, प्रखर और तीव्र वाले। अब आते हैं प्रतिभाशाली बच्चे।
प्रतिभाशाली बच्चे किसे कहते हैं? चलिए चर्चा करते हैं कि प्रतिभाशाली कौन से बच्चे होते हैं। दरअसल अगर हम प्रतिभाशाली बच्चों को गिफ्टेड स्टूडेंट कहते हैं। अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो खुद डिसीजन लेने में इंडिपेंडेंट होते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। उनको खुद क्षमता होता है कि मैं ये चीज कर सकता हूं। इनमें आत्म क्षमता सेल्फ इफिशियंसी हाई होती है, यानी खुद डिसीजन लेने के लिए। हर दो बच्चों को हमने ग्लोब के माध्यम से दर्शाया है कि खुद सोचने समझने में सक्षम है कि मैं क्या कर सकता हूं। जैसे कौटिल्य को दिखाया गया था, है ना। आ गया, कह रहा क्रिएटिव आइडियाज होते हैं, इनके पास बहुत क्रिएटिव आइडियाज होते हैं। ये बचपन से ही क्रिएटिव, जैसे एडिशन को आप लोगों ने देखा होगा, कितनी सारी क्रिएटिविटी दिखा रहा था, है ना। और इनमें क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होता है, हर चीज को जानने के लिए जिज्ञासा जिसे कहते हैं। इन्हें ऐसे सपोर्ट की जरूरत होती है जो स्कूल में नहीं मिल पाता है। ऐसे बच्चों को जो काफी प्रतिभाशाली होते हैं उनको ऐसे चीजों की रिक्वायरमेंट होती है जो स्कूल में नहीं मिल पाता है। आगे क्या होता है, इनका मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरीज की होती है, बहुत हाई इंटेलिजेंस होते हैं। अगर इस प्रकार से अगर प्रतिभाशाली बच्चों में पूछ लिया जाए हमारे प्रश्नों में कि क्या क्या पाया जाता है, तो आप सभी लोग आसानी से बता दो। इंटेलिजेंस, इंडिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ एफिशिएंसी पाई जाती है, क्रिएटिव आइडियाज, क्यूरियोसिटी होती है, और क्या स्कूल में सपोर्टिव चीजें इनको नहीं मिल पाती हैं, मेंटल प्रोसेस बहुत हाई होता है। अब आते हैं बुद्धि लब्धि के सिद्धांत, यो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, एक कारक सिद्धांत, यानी यूनिफैक्टर थ्योरी। एक कारक सिद्धांत, देखो अब आता है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बिने ने एक कारक सिद्धांत दिया। तो कह रहा है एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बिने ने किया। इन्होंने बताया सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में करते हैं। यानी कि बिने ने बताया एक कारक बुद्धि पर, उन्होंने एक ही कारक पे ध्यान दिया, बताया कि जितने भी व्यक्ति हैं सब में एक कारक बुद्धि की सिद्धांत पाई जाती है। फिर कौन बात आ गए, द्विकारक सिद्धांत। देखो अगर एक कारक सिद्धांत की बात कर ले, एक कारक सिद्धांत किसने दिया था, आंसर लगा देना बिने। किसने, बिने। एक बार दोबारा बोलता हूं कि अगर एक कारक की बात आ जाए कि एक कारक सिद्धांत किसने दिया था, यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दिया था, तो हेडिंग पे मार देना तुरंत, धड़ाक से आंख बंद करके बिने। कोई काटने वाला नहीं है इस पृथ्वी पर, तुरंत बिने ठोक देना। अब आता है द्विकारक सिद्धांत। कौन आता है, द्विकारक सिद्धांत। ठीक, द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। कह रहा है इस कारक को स्पीयरमैन, यानी स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है, स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने क्या दिया है, द्विकारक सिद्धांत। इन्होंने बताया, क्या बताया, कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बना होता है। बिने ने बताया कि बुद्धि सिर्फ एक कारक है। फिर स्पीयरमैन से रहा नहीं गया, उन्होंने बताया भैया कि बुद्धि द्विकारक के सिद्धांत होते हैं। नंबर एक सामान्य बुद्धि और नंबर दूसरा विशिष्ट बुद्धि। कौन से, सामान्य और विशिष्ट बुद्धि। सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। सामान्य बुद्धि उसे कहते हैं हर व्यक्तियों में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है और यह हर किसी में अलग अलग होती है। देखिए जो स्पीयरमैन साहब ने बताया, इन्होंने बताया हर व्यक्तियों में बुद्धि जो होती है अलग अलग होती है, ठीक, या कुछ व्यक्तियों में सामान्य भी होती है, जन्मजात होती है। जैसे सोनू निगम जी हैं और सोनू निगम का बेटा है, ठीक, सोनू निगम भी सिंगर है और इनका बेटा भी, ताकि इसको जन्मजात मिल गया, इसको जन्मजात मिल गया तो ये सिंगिंग करना स्टार्ट कर दिया। और विशिष्ट बुद्धि, यस फैक्टर थ्योरी भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको सामान्य को जी फैक्टर थ्योरी कहते हैं और विशिष्ट बुद्धि को एस फैक्टर थ्योरी के नाम से बताया जाता है। बताया जो बुद्धि इंसान अर्जित करता हो, दूसरों से अर्जित करता हो, उस बुद्धि को विशिष्ट तत्व के नाम से जाना जाता है। जैसे लता मंगेशकर, इन्होंने अपने कंठ को संवारा, क्या किया, बहुत अधिक संवारा और एक विशिष्ट बन गई। क्या बन गई, एक विशिष्टता आया, ठीक है। आगे समूह तत्व कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, है ना, समूह कारक। कह रहा है इस सिद्धांत का प्रतिपादन थास्टन द्वारा किया गया था। अब अगर पूछ ले एग्जाम में कि समूह तत्व कारक सिद्धांत किसने दिया, तो तुरंत लगा दो भैया, ठोक दो किस पे, थास्टन पे। किस पर लगा दो, थास्टन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, थर्स्टन के द्वारा दिया गया था, ठीक।
अगर ग्रुप फैक्टर की बात की जाएगी तो थ्रस्टन के अनुसार, किसके अनुसार? थ्रस्टन के अनुसार ठोक देना तुरंत समूह फैक्टर के द्वारा। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण होता है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती हैं। अच्छा देखो, सबसे पहले किसने दिया? बिने ने दिया। बिने के बाद किसने दिया? स्पेयरमैन साहब ने दिया। स्पेयरमैन के बाद किसने दिया? थर्स्टन साहब ने दिया। देखो रहा नहीं गया किसी से भैया, एक एक प्रतिपादन अपना अपना अलग अलग बताते हुए चलते रहे। सबसे पहले बिने साहब ने दिया, बिने साहब के बाद में आते हैं हमारे स्पेयरमैन साहब। बिने साहब एक कारक फैक्टर दिए और स्पेयरमैन साहब द्वि कारक सिद्धांत दिए, और समूह तत्व कारक सिद्धांत का थर्स्टन साहब ने दे दिया। किसने दिया? थर्स्टन साहब ने दिया। इन्होंने बताया कि बुद्धि जो होते हैं वो समूह तत्व कारक सिद्धांत होते हैं, यानी समूह से अर्जित किए जाते हैं, विभिन्न समूहों में पाई जाती है, यानी जैसे समूह में आप रहेंगे उस प्रकार की बुद्धि को अर्जित कर लेंगे। ठीक, ये थर्स्टन साहब ने किया। अब आते हैं हार्वर्ड गार्डिनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डिनर ने भी सिद्धांत दिया। अब हम लोग हार्वर्ड गार्डिनर की थ्योरी को पढ़ते हैं कि हार्वर्ड गार्डिनर की यह थ्योरी इस बात पर जोर देता है। चलिए अगर हम लोग हार्वर्ड गार्डिनर पर बात करें तो हार्वर्ड गार्डिनर का थ्योरी इस बात का सिद्धांत देता है कि बुद्धि अलग अलग दशाएं होती हैं, यानी अलग अलग फॉर्म में होती हैं। जैसे किसी के अंदर बुद्धि पाई जाती है शाब्दिक बुद्धि, यानी भाषाई बुद्धि पाई जाती है। जैसे पत्रकार लोग जो होते हैं उनके अंदर भाषा की बुद्धि पाई जाती है ना। पत्रकार, अध्यापक भी, वकील भी। जैसे इनकी बात कर ली जाए कि शाब्दिक बुद्धि किसके अंदर पाई जाती है, तो वकील के अंदर, कवि के अंदर, पत्रकार के अंदर, इनके अंदर शाब्दिक बुद्धि पाई जाती है ना। शब्द यानी भाषा जो होती है, इनके पास भाषाओं का खान होता है। जैसे यहां पे मैंने एक पत्रकारिता महोदया को रखा हूं, ठीक है, जिनको देख सकते हो आप सभी लोग। आगे कहता है तार्किक बुद्धि। अब ये हार्वर्ड गार्डिनर के अनुसार है। अगर पूछ ले कि तार्किक बुद्धि किसके अंतर्गत आता है, तो हार्वर्ड गार्डिनर साहब के अंतर्गत। या हार्वर्ड गार्डिनर के अंदर कौन सी बुद्धि आती है, तो एक कारक सिद्धांत, द्वि कारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत और शाब्दिक बुद्धि या शाब्दिक भाषाई बुद्धि। तो तुरंत ठोक दो, शाब्दिक भाषाई बुद्धि हार्वर्ड गार्डिनर के अंतर्गत आता है। तार्किक गणितीय बुद्धि। अच्छा तार्किक, अब हम बात कर लें तार्किक गणितीय बुद्धि, तो तार्किक गणितीय बुद्धि उनके अंतर्गत होता है जो गणित में बहुत जीनियस होते हैं। इसमें गणित में बहुत जीनियस होते हैं, जैसे अकाउंटेंट, कौन? अकाउंटेंट, बैंकर, साइंटिस्ट। जो अकाउंटेंट, बैंकर, साइंटिस्ट होते हैं इनके अंतर्गत तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाती है। भैया कौन सी गणितीय बुद्धि पाई जाती है? तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाती है। इसको किसने प्रतिपादन किया था, तो बता देना, हार्वर्ड गार्डिनर साहब ने किया था। किसने किया था? हार्वर्ड गार्डिनर साहब ने किया है। आगे आता है अस्थानिक बुद्धि। अस्थानिक बुद्धि की अगर बात करें तो अस्थानिक बुद्धि वह बुद्धि होती है जो अमूर्त तथ्यों के आधार पर लोग चित्र बना, अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बना लेते हैं। यानी उनके सामने कोई चित्र ना हो, प्रतिबिंब ना हो, फिर भी वो बना के तैयार कर देंगे। जैसे आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर क्या होते हैं, उनको घर बनाने को दे दो कि भैया यहां मुझे लैट्रिन चाहिए, बाथरूम चाहिए, किचन चाहिए, और क्या वो तुरंत वहां से इमेज क्रिएट कर लेंगे कि इतने बाई इतने स्क्वायर के लैट्रिन बाथरूम, इतने बाई इतने स्क्वायर की किचन, यहां पे किचन, यहां पे लैट्रिन, यहां पे बाथरूम। इस प्रकार से वो प्रक्रिया को बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये अस्थानिक बुद्धि कहलाते हैं। यानी अमूर्त चिंतन करने की क्षमता इनके अंतर्गत पाई जाती है। किसके अंतर्गत? मूर्तकार के अंतर्गत पाई जाती है, मूर्तिकार के अंतर्गत। मूर्तिकार को पत्थर दे दो और पत्थर में तराश के भगवान निकाल देंगे, कार के अंतर्गत पाई जाती है। अब शारीरिक गति बुद्धि पाई जाती है, शारीरिक गतिक बुद्धि, है ना। शारीरिक गतिक बुद्धि किसके अंतर्गत पाई जाती है? चलिए बात करते हैं शारीरिक गतिक बुद्धि। तो शरीर को गति देने वाली बुद्धि ही शारीरिक गतिक बुद्धि कहलाती है। जैसे अभिनेत्री, अभिनेता, है ना, एथलीट, डांसर इत्यादि के अंतर्गत शारीरिक बुद्धि पाई जाती है। अब अगर बात कर ले कि इसका प्रतिपादन किसने दिया था, तो हार्वर्ड गार्डिनर पर ठोक देना। किस पर? हार्वर्ड गार्डिनर।
हार्वर्ड गार्डनर साहब ने शारीरिक बुद्धि भी बताया। शारीरिक गतिक बुद्धि अगर पूछ ले किसके अंतर्गत आता है तो बता देना हार्वर्ड गार्डनर साहब ने दिया है। और इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? अभिनेता आता है, एथलीटर आता है, डांसर आता है, यानी जो ऐसे कार्य करते हो जिनके उनके शरीर उनका गति करता हो, शारीरिक गतिक बुद्धि अंतर्गत आएगा। अब आता है संगीतात्मक बुद्धि। देखो जो संगीत करते हो, कौन क्या करता हो? जैसे जुबिन नौटियाल सिंगर है ना, सिंगर लोग क्या करते हैं? गीत गाते हैं। तो संगीतात्मक बुद्धि किसके अंतर्गत आएगा? यानी संगीत करने वाले। हार्वर्ड गार्डनर ने शायद इसके बुद्धियों के कितने पहलू? 9 अस्तित्व बताए थे हार्वर्ड गार्डनर साहब ने। ठीक, संगीतात्मक बुद्धि यानी सिंगर के अंतर्गत और किसके अंतर्गत? इंटरटेनर के अंतर्गत। जैसे राजू श्रीवास्तव को आप सभी लोगों ने देखा होगा कि राजू श्रीवास्तव क्या करते थे? एंटरटेनिंग करते थे, तो इनके अंतर्गत संगीतात्मक बुद्धि। कपिल शर्मा है ना, तो आज के अंतर्गत शारीरिक ये पाए जाते हैं। अब आते हैं अंतरवैयक्तिक बुद्धि यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ये नेताओं के अंतर्गत पाई जाती है। किसके अंतर्गत? नेताओं के अंतर्गत। अरे हम नेता नहीं, हम तुम्हारे बेटा हैं। नेता लोग के सामाजिक कार्यकर्ता के अंतर्गत जो समाज में कार्य करते हैं। फिर आता है इंटर। देखो इन चीजों पे ध्यान रखना, अगर इंटर आए INTER इंटर तो नेता के अंतर्गत। इंग्लिश पे ध्यान दो, हिंदी पे नहीं, हिंदी में कंफ्यूज हो जाओगे। इंटर वाले नेता, इंट्रा ए आ जाए, क्या आ जाए? इंट्रा पर्सनल। तो ये किसके अंतर्गत पाया जाता है? अस्तित्ववादियों के अंतर्गत पाया जाता है, यानी आध्यात्मिक लोग, आध्यात्मिक गुरुओं के अंतर्गत। ये देखो गुरु जी का मैंने फोटो लगा रखा है। जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं इनके अंतर्गत कौन सी बुद्धि पाई जाती है? जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनके अंतर्गत पाई जाती है इंट्रापर्सनल बुद्धि। कौन पाया जाता है? इंट्रापर्सनल बुद्धि पाया जाता है किसके? आध्यात्मिक गुरुओं के अंतर्गत। ठीक, आध्यात्मिक गुरुओं के अंतर्गत इंट्रापर्सनल बुद्धि पाया जाता है। ठीक भैया, इंटरपर्सनल हो गया। इंटरपर्सनल नेताओं के अंतर्गत, इंट्रापर्सनल गुरुओं के अंतर्गत, और ये वाली इंटरपर्सनल जो होता है वो टीचरों अध्यापकों के अंतर्गत भी पाया जाता है। प्राकृतिक बुद्धि यानी नेचुरलिस्टिक कौन होते हैं? जो नेचुरलिस्टिक की बात हम लोग कर लें तो एक किसान के अंतर्गत पाता है। किसान बेचारे नेचर से जुड़े होते हैं, है ना। अस्तित्ववादी बुद्धि किसके अंतर्गत पाई जाती है? अस्तित्ववादी साधु संतों के अंतर्गत पाए। तो देखो गुरुजी का मैंने फोटो लगा रखा है, देख लो, फिलोसफर के अंतर्गत ये अस्तित्ववादी होते हैं। ठीक, फिर कहता है जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक हो तो साधु संत या फिलोसफर बनते हैं। देखो अस्तित्ववादी की बात कर लिया जाए, जिनके अंतर्गत अस्तित्व की बात ज्यादा पाई जाए वही लोग क्या बन जाते हैं? साधु संत बन जाते हैं, फिलोसफर बन जाते हैं, यानी भगवान के उसमें ज्यादा ध्यान रखते हैं। अब आता है इसकी आलोचना। इसका आलोचना भी किया गया था। आलोचना किसके द्वारा किया गया? देखो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस का मापन हो सकता है। मापन नहीं कर सकते हैं, मापन नहीं हो सकता, अलग अलग इंटेलिजेंस का मापन नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? है ना, जेपी गिलफोर्ड साहब। जेपी गिलफोर्ड साहब आ गए, है ना। हार्वर्ड के बाद कौन आए? जेपी गिलफोर्ड साहब। जेपी गिलफोर्ड साहब ने भी अपना सिद्धांत प्रतिपादन किया, है ना। त्रिआयामी सिद्धांत इन्होंने दे दिया। तो अब हम जेपी गिलफोर्ड साहब के बारे में समझ लेते हैं। इन्होंने दिया त्रिआयामी सिद्धांत। इन्होंने कहा इस सिद्धांत का प्रतिपादन, अच्छा अगर तुमसे कोई पूछ ले, एग्जाम में पूछ ले जाए त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया, सीधा सीधा ठोक दो जेपी गिलफोर्ड साहब। किसने दिया? जेपी गिलफोर्ड साहब। आंसर लगाओ जेपी गिलफोर्ड। तो कह दो त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया। इस सिद्धांत को बुद्धि का संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को बुद्धि का संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित होते हैं। कौन कौन से? कंटेंट और ऑपरेशन, प्रोडक्ट। इन 3 चीजों से, यानी संक्रियाएं, उत्पाद, तथ्य, इन चीजों से, यानी वह विषय वस्तु,
संक्रियाएं तथा उत्पाद प्रोडक्ट 8 चीजों से समृद्ध होती हैं। त्रिआमी सिद्धांत। अब आ गया त्रिचापीय या त्रिघटीय सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था? स्टर्नबर्ग साहब ने किया था। आंसर लगा दो भैया कि त्रिचापीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्टर्नबर्ग साहब ने किया था। किसने किया था? स्टर्नबर्ग साहब ने बताया कि बुद्धि को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 अनुभवात्मक बुद्धि, घटकीय बुद्धि, संदर्भात्मक बुद्धि। ठीक, यानी संदर्भात्मक बुद्धि के अंतर्गत बांटा जा सकता है। चलिए अनुभवात्मक बुद्धि की बात करें। अनुभवात्मक बुद्धि, यह बुद्धि अनुभव पर आधारित होता है। यानी कौन से इंसान कितने अनुभवी हैं? व्यक्ति अपने अनुभवों से कुछ नई खोज करता है, अपने अनुभवों से कुछ नया क्रिएट करता है, इसलिए वो अनुभवी कहलाता है। इसलिए उसमें क्या आता है? अनुभवात्मक बुद्धि के अंतर्गत आता है। यानी वैज्ञानिक लोग अपने जब अनुभवी होते हैं तो नई चीज का इन्वेंशन करके तैयार करते हैं। घटकीय बुद्धि, घटकीय बुद्धि की बात हम लोग करें, कंपोनेंटल इंटेलिजेंस। घटकीय बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पना शक्ति से ही बहुत कुछ सोच लेते हैं। ये अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग हर चीज के पीछे कोई कारण जानना चाहते हैं कि भैया ये हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, यानी इसको कहते हैं घटकीय बुद्धि। कौन सी बुद्धि? घटकीय बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। कंपोनेंटल इंटेलिजेंस। अब आता है स्टर्नबर्ग साहब की अगर बात करें तो संदर्भात्मक बुद्धि की बात किया है इन्होंने संदर्भात्मक तीसरे वाले में इन्होंने क्या बताया? कहा संदर्भात्मक बुद्धि व्यक्ति इसमें सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाते हैं जिसको उसको अधिक से अधिक लाभ हो। हर व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन रखते हैं और व्यवहारिक होते हैं। देखो, जो लोग पर्यावरण से व्यवहार रखते हैं वो संदर्भात्मक बुद्धि रखते हैं। क्या रखते हैं? संदर्भात्मक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। अधिगम, लर्निंग किसे कहते हैं? चलिए हम लोग बात करें लर्निंग। तो अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति परिस्थितियों से सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। यही सीखना, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है। देखो, कहता है अधिगम जन्मजात होती है। अधिगम जो है जन्म से सीखते हैं, लेकिन परिस्थितियों में ही इंसान सीखता है। परिस्थितियों में सबसे ज्यादा सीखता है। जब विपत्ति इंसान पे आता है या बहुत ज्यादा धन हो जाए तब भी इंसान सीखता है ना, घमंड चढ़ जाता है। जैसे सीखना अनुकूलन एडाप्टेशन के अनुसार आता है। सीखना सार्वभौमिक होती है, यूनिवर्सल होता है ना। अब अधिगम के अंतर्गत आएगा सीखना किसके? अनुकूलन एडाप्टेशन, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। स्कूल में अधिगम में प्रवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन पर ही अधिगम बल देना चाहिए। सार्थक अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग, रटना नहीं, मीनिंगफुल। सार्थक अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। बच्चों को क्या करो? इनकरेज करो, प्रोत्साहित करो। ये चीज देखो, अगर सीखने की बात आ जाए तो इस तरह से बच्चों को सिखाओ। अगर लर्निंग में भैया बात आए तो बच्चों को यही चीज पे टिक मार दो, सही। सीखना अनुकूलन एडाप्टेशन द्वारा, यूनिवर्सल। सीखना बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। मानसिक प्रक्रिया यानी मेंटल प्रोसेस होता है। कौशलों और ज्ञान का अर्जन करना, मीनिंगफुल लर्निंग होती है। बच्चों को कभी, है ना, प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः स्वनिर्देशित यानी सेल्फ डायरेक्टेड हो। कैसा हो? सेल्फ डायरेक्टेड। और प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण। ठीक, अधिगम मुख्य रूप से सामाजिक क्रिया है। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी के सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। और सार्थक अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच होना चाहिए, समस्या समाधान होना चाहिए, एनालिसिस
क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रक्रिया पे सम्मिलित होना चाहिए। इस प्रकार से बच्चों को सिखाना चाहिए। ये बच्चों को सिखाने वाली प्रोसेस है। अगर आप लोग इस तरह से बच्चों को नहीं सिखाते हैं तो असली अध्यापक नहीं बन सकते हैं। सीटेट को पास करने के लिए बच्चों को उनके सोच के अंतर्गत, क्रिटिकल थिंकिंग के अंतर्गत लेकर आओ। अगर बच्चा कोई कहे हमको ये प्रॉब्लम है तो ये मत कहो कि खुद सॉल्व करो, इसको रटो, याद करो, उनकी समस्याओं में जुट जाओ और उसका निचोड़ ढूंढो कि कहां से कठिनाई आ रही है। तभी बच्चे को आप लोग उस समस्या का समाधान कर सकते हो और सीटेट पास कर सकते हो। जिस दिन ये सोच लोगे कि बच्चों को किसी भी प्रकार की समस्या होती है उसमें हम सभी लोग भागीदारी अपना लाएं तो हम लोग सीटेट आसानी से, सभी लोग सीटेट आसानी से पास कर जाओगे। यानी बच्चों की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कहता है बच्चा 2 2 जा 3 तो भी उसको बताओ, समझाओ, है ना। आगे के चल के बच्चा क्या सीख जाएगा कि 2 2 जा 4 होता है। चलिए इसी के साथ इस क्लास को मैं बंद करता हूं और कल के लिए मैं अगला क्लास इसी के आगे से लेकर आऊंगा। तो आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल पर आ जाइएगा, जुड़िएगा और 8 बजे प्रत्येक दिन आप सभी को YouTube चैनल पे हमारे वीडियो प्रोवाइड होंगे, हमारे वीडियो ऑनलाइन आएंगे और आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ जाइएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को देखिए। और PYQ इसके साथ बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूं, इस सिलेबस को खत्म करते ही मैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि, मिलते हैं अगले एपिसोड में।